A very good morning and welcome back to Study IQ Judiciary. My name is Praveen Kumar and this is your Family Law series. आज की Family Law series में we have to start the Hindu law और हिंदू लॉ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. अब सोर्सेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अबाउट द टर्म हिंदू. अगर हम पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ तो इस हिंदू शब्द का मतलब भी हल्का सा आपको देखना है. देखो, अगर हिंदू शब्द का मतलब मैं आपको बताऊं तो हिंदू शब्द का जो मतलब है अगर हिस्टोरिकली देखें तो इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन कोई भी रिलीजियस यूसेज के लिए नहीं किया गया था, एक धर्म के बारे में नहीं बताता है हिंदू. ओरिजिन अगर देखा जाए तो ओरिजिन जो है हिंदू का वो शब्द निकलता है हमारी सिंधु नदी से. सिंधु नदी जिसको अंग्रेज बोलते थे इंडस रिवर. सिंधु नदी से जो सिंध नदी के इस साइड की जितनी भी जमीन थी, यानी कि सिंध नदी जो आज के दिन पाकिस्तान से बहती है, इंडस रिवर, सिंध नदी से राइट साइड की जितनी भी जमीन है, द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट वाज रेफर्ड टू एज हिंद. उस जमीन को, उस टेरिटरी को हिंद बोला जाता था. अंग्रेज उसको बोलते थे इंडिया. और हिंदू शब्द से उन सब का मतलब था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग रहते हैं दे आर ऑल नोन एज हिंदूज. उन सबको वो हिंदू पुकारते थे. तो ये शब्द जो है वो नदी से और जमीन से जुड़ा हुआ शब्द है, ये धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं था. ऐसे ही जो हिंदुइज्म है उसका जो अर्थ है, हिंदुइज्म जो अर्थ है उसका कभी भी किसी रिलीजियस से या किसी रिलीजन से कभी भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा है. देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो शब्द है रिलीजियन, ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है. रिलीजन शब्द का आपको हिंदी में कोई अर्थ भी नहीं मिलेगा. जो शब्द हम यूज़ करते हैं धर्म, उस धर्म का शब्द कभी भी एग्जैक्टली रिलीजन नहीं रहा है. धर्म शब्द का हमेशा से हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर में जो धर्म शब्द है उसका मतलब रहा है ड्यूटीज, कर्तव्य मतलब होता है धर्म का एग्जैक्ट मतलब. लेकिन क्योंकि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो रिलीजन का है उसके पैमाने में अगर आप हमारे कल्चर को फिट करने की कोशिश करोगे तो अब इसका जो शब्द का यूज है वो एज अ रिलीजियन भी करना हमने शुरू कर दिया है. हमने इस शब्द को एज अ रिलीजन भी यूज करना शुरू कर दिया है. इसके लिए जो लैंडमार्क जजमेंट है, द लैंडमार्क जजमेंट इज रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस श्री प्रभाकर काशीनाथ कुंते. दिस इज योर 1995 सुप्रीम कोर्ट. देखिए, 1995-96 में क्या हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट्स दी, लगभग 6-7 जजमेंट्स दी. उन सभी जजमेंट्स को कलेक्टिवली कहा जाता है हिंदुत्व जजमेंट्स. अब देखिए, इन जजमेंट्स को वैसे तो हेविली क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है कि इलेक्शन में आप कैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, कैसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो. परंतु हमारे को उसमें नहीं जाना है. हमारे को सिर्फ इसका जो एक अर्थ है, जो टेक्निकली बहुत साउंड एक बात इसमें कही गई है, वो ये कही गई है कि भैया हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है. देखो, इस जजमेंट ने बहुत बढ़िया टेक्निकली बात कही है. इस जजमेंट में कहा गया है कि जो टर्म है हिंदू या फिर जो टर्म है हिंदुइज्म या फिर जो टर्म है हिंदुत्व, इन टर्म्स का क्लियर और मीनिंग प्रिसाइज बताना बहुत ही मुश्किल है. इन टर्म्स का क्लियर और प्रिसाइज मीनिंग बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है. लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो ये टर्म्स हैं दे आर नॉट लिमिटेड टू रिलीजन ओनली. यह केवल धर्म या रिलीजन से संबंधित केवल नहीं है. मतलब आप सिर्फ बता नहीं सकते. सपोज करो अगर मैंने वर्ड यूज किया है हिंदुत्व, तो आप नहीं बता सकते हो कि मैंने इसको धर्म के प्रति यूज किया है या जनरली यूज किया है एज अ कल्चर ऑफ इंडिया. तो इसका एग्जैक्ट और प्रिसाइज मीनिंग बता पाना बहुत मुश्किल है, एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग बता पाना बहुत मुश्किल है. लेकिन एक बात कंफर्म है. क्या कंफर्म है? कि हिंदुत्व, हिंदुइज्म और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो केवल रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस से बढ़कर है.
अगर आप इसको फिर भी डिफाइन करना चाहोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व को हम बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि भारत नहीं, हिंदुस्तान, यानी कि हिंद शहर, हिंद जितनी भी जमीन है, हिंद के अंदर जो लोगों के जीवन जीने का तरीका है, अब इसमें सब लोग आ गए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इसमें सब लोग आ गए हैं, उनके जितना भी जीवन जीने का जो तरीका है उसे हिंदुत्व कहा जाता है, ना कि इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना चाहिए, राइट। अब हमें यहां से क्या मैसेज लेकर के जाना है? हमें यहां से ये मैसेज लेकर के जाना है कि भैया एक बात तो पक्की है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इन शब्दों का प्रिसाइज मीनिंग अपने आप से सोच पाना बहुत कठिन है। इसका अपने आप से प्रिसाइज मीनिंग सोच पाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए हम अभी आने वाले जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम जब भी किसी एक्ट की शुरुआत करेंगे तो उस एक्ट के अंदर सबसे पहले व्हाट द लेजिस्लेचर हैज डन इज दैट दे हैव डिफाइंड द टर्म हिंदू। ठीक है, तो हिंदू शब्द का अपने आप से मतलब पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हर लेजिस्लेचर ने क्या किया है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया है, जब भी कोई एक्ट बनाया है रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, तो उसकी शुरुआत में ही हिंदू शब्द को उन्होंने डिफाइन किया है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले आपको क्या पूछना है कि भाई इस एक्ट के अंदर जो हिंदू शब्द यूज किया गया है उस हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म हिंदू। तो आपको ये मिलेगा हर एक्ट के अंदर वी हैव डिफाइंड दिस टर्म। ठीक है, उसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आपको पता है, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हिंदू शब्द का जो मीनिंग है दैट इज नॉट प्रिसाइज, नॉट क्लियर। लेकिन एक बात पक्की है कि केवल ये हिंदू धर्म, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, केवल सनातन धर्म से लिमिटेड नहीं है। हिंदू इज अ बिगर टर्म, इट इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं दर्शाता है, केवल धर्म को नहीं बताता है, इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं दर्शाता है। नाउ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दैट दिस इज अ हेवीली क्रिटिसाइज्ड जजमेंट। इस जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, बट ये इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, दैट इज आउटसाइड आवर सिलेबस, उसमें हमारे को नहीं जाना है। नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के क्या सोर्सेज हैं? देखिए, हिंदू लॉ के सोर्सेज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है द एंशियंट सोर्सेज, दूसरा जो हिस्सा है दैट इज द मॉडर्न सोर्सेज। अब देखिए, मॉडर्न सोर्सेज किसी भी लॉ के सेम होते हैं, कोई भी लॉ उठा लो, हर फील्ड ऑफ लॉ के मॉडर्न सोर्सेज तो सेम है। क्या है वो मॉडर्न सोर्सेज? पहला मॉडर्न सोर्स है द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये केवल सुनने में बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग सिर्फ एक होता है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? दैट द जजमेंट्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल के जितने भी फैसले हैं उनको हम कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। और ये क्वेश्चन लास्टली एक प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, प्रीलिम्स में उन्होंने पूछ लिया है द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस से क्या तात्पर्य है। तो इससे कोई तात्पर्य नहीं है, इससे केवल जो तात्पर्य है वो ये है कि प्रीवी काउंसिल की जजमेंट्स को ही हम कह देते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंट्स, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग जजमेंट्स। प्रेसिडेंट्स या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग जजमेंट्स, दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। तीसरा है लेजिस्लेशंस या फिर स्टैट्यूट्स, जो हमारा पार्लियामेंट या फिर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स जो एक्ट बनाते हैं वो भी सोर्सेज ऑफ लॉ है, जहां पर आपको हिंदू लॉ देखने को मिलेगा। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सभी क्या है? ऑल दीज आर स्टैट्यूट्स या फिर लेजिस्लेशंस।
एंड दीज आर, ये जो तीनों मॉडर्न मैंने आपको बताए हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ, ये केवल हिंदू लॉ के मॉडर्न सोर्सेज नहीं है, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ एवरी लॉ, हर लॉ के मॉडर्न सोर्सेज यही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, हल्का सा जो आपको समझना है दैट इज अबाउट दी एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो सोर्सेज रहे हैं हिंदू लॉ के वो कौन कौन से हैं? तो हिस्टोरिकल सोर्सेज में सबसे पहला जो हिस्टोरिकल सोर्स है आपका दैट इज श्रुति, दैट इज श्रुति, SRUTI और SHRUTI, श्रुति। देखिए श्रुति शब्द का मतलब होता है टू हियर, सुनना, श्रुति मतलब होता है सुनना। तो देखिए हिंदू लॉ को डिवाइन लॉ माना जाता है, दैट मीन्स जो एंशियंट हमारे सेजिस थे, ऋषि मुनि थे, उनको भगवान ने कुछ बातें बताई थी, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, तो जो बातें उन्होंने सुनी थी दे आर नोन एज श्रुतिज। सुन करके जो उन्होंने कंपाइल कर दिया था दे हैव बीन कंपाइल्ड इनटू वेदास। तो ये जो श्रुति एज ए सोर्स ऑफ लॉ है, ये जो है अपने वेद में लिखे हुए हैं, हमारे वेदों में लिखे हुए हैं। वेदों में काफी श्लोक हैं, काफी श्लोकों में वेदास में लिखे गए हैं। वेदास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखिए एज सच इनमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको फिर भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर करके चलना चाहिए, दैट व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, तो आंसर राइटिंग इसके लिए आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलना ही चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, खास करके हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, वहां पर ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वेदास जो है, वेदास फर्दर जो है 4 प्रकार के हमारे पास वेदास हैं। पहला हमारा है ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, देन सामवेद एंड देन अथर्ववेद। अब इससे फालतू इन वेदास की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ है दैट इज श्रुति। श्रुति शब्द का मतलब होता है सुनना, श्रुति शब्द का मतलब होता है सुनना। और ये जो श्रुति है, ये सोर्स ऑफ लॉ, एज ए सोर्स ऑफ लॉ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा जो सोर्स ऑफ लॉ है, अब देखिए सबसे पहले और सबसे पुराने हमारे वेदास हैं। अगर जिसको आप अगर टाइम पीरियड में फिक्स करना चाहो तो माना जाता है कि दे हैव बीन रिटन फ्रॉम 4000 BC टिल 1000 BC। सो 4000 BC से 1000 BC यानी कि ये 6000 साल पुराने हैं, 6000 साल पुराने हैं। लेकिन 1000 BC के बाद, अब वेद तो लिख दिए गए हैं, वेदों के बाद क्या हुआ, वेदों के बाद समय आया आपके दूसरे सोर्स ऑफ लॉ का, जिनको हम कहते हैं स्मृति। तो श्रुति के बाद आई स्मृति। स्मृति का क्या मतलब होता है? स्मृति का मतलब होता है जो याद रह गया है। सो व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड, व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड। तो पहले तो सुना, फिर उसको याद कर लिया गया। तो जो भी बातें याद रह गई हमारे ऋषि मुनियों की, जितनी भी बातें वो याद रह गई हैं, उनको हमने स्मृतिज में लिख दिया, स्मृति भी आपकी फर्दर 2 प्रकार की होती है। जो पहले स्मृति लिखी गई थी उसको हम बोलते हैं धर्म सूत्रास, और जो बाद में स्मृति लिखी गई थी उन्हें हम बोलते हैं धर्म शास्त्रास। अब ये श्रुतिज जो हैं ये काफी ऑथर्स ने लिखी हैं, बहुत ऋषि मुनियों ने लिखी हैं। अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल धर्म सूत्रा के, तो सबसे ज्यादा फेमस धर्म सूत्रा है मनु स्मृति। देखिए ये है स्मृति के ही प्रकार, तो मनु ने जो लिखी थी दैट इज मनु स्मृति। देन नारद जी ने भी लिखी, उसके अलावा यज्ञवल्क्य ने भी लिखी। अब ये जो यज्ञवल्क्य की जो स्मृति है, ये सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आज का हमारा जितना भी एंशिएंट हिंदू लॉ है दैट इज बेस्ड अपॉन यज्ञवल्क्य स्मृति। आगे बताऊंगा, ठीक है। बट सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? मनु स्मृति, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया जाता है मनु स्मृति को। अब देखिए इसमें क्रिटिसिज्म में वैसे तो इसमें जो बात लिखी गई है आज प्रेजेंट टाइम के हिसाब से शायद वो कहीं ना कहीं मॉडर्न थिंकिंग के अनुसार तो नहीं है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म वैलिड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये उस समय के आधार पर लिखी गई है।
आज से लगभग 2,500-3,000 साल पुरानी जो सामाजिक हमारी सिचुएशन थी, जो सामाजिक कुरीतियां थी, उसके आधार पर लिखी गई है। तो आज के पैमाने पर शायद उसको अगर आप तोलोगे तो वो खड़ी नहीं उतरेंगी, ठीक है। और ये सिर्फ मनु में नहीं लिखा है, ये जितनी भी कुरीतियां लिखी हुई हैं ये उस समय की सभी बुक्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर आते हैं धर्मशास्त्रास पे। धर्मशास्त्रा भी बहुत लोगों ने लिखा, फॉर एग्जाम्पल विष्णु ने धर्मशास्त्रा लिखा, ठीक है। अब ये विष्णु भगवान नहीं है, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु भगवान नहीं है, ये एक ऋषि मुनि आए थे, ये एक विष्णु नाम के ऋषि मुनि थे। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल बोधयान ने भी लिखा, बोधयाना ने भी लिखा, ठीक है। अब इसमें इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतनी क्लासिफिकेशंस और इतने कुछ नाम और एग्जांपल्स विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अब देखिए स्मृति के साथ कई इश्यूज थे, स्मृति के साथ कई इशू थे। पहली बात तो ये इशू थे कि ये आम आदमी को समझ नहीं आती थी, आम आदमी में को इसमें लिखे गए श्लोक और भाषा जो है वो समझ नहीं आती थी। क्यों समझ नहीं आती थी? सबसे पहले तो वो अनक्लियर थे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पष्ट बातें नहीं लिख रखी थी, बहुत स्पष्ट बातें नहीं लिखी हुई थी इसमें कि क्या एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा था। प्लस ये सब कुछ कवर नहीं करते थे, ये हमारे जीवन के हर पहलू को कवर नहीं करते थे, हमारे जीवन के हर पहलू से ये डील नहीं करते थे, सिर्फ कुछ पहलू को ये जो है उसके बारे में ये चर्चा करते थे। उसके अलावा जो ये स्मृतिज थी दे वर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या है कि एक स्मृति में तो कुछ लिखा हुआ है, दूसरी स्मृति में क्या कुछ और लिखा हुआ है। अब आम आदमी क्या करे, कौन सी स्मृति को फॉलो करे? इसीलिए जो स्मृतियां हैं, स्मृतिज के बाद जो समय आया वो आया आपके थर्ड सोर्स ऑफ लॉ का, दैट इज दी कॉमेंट्रीज या फिर डाइजेस्ट, दैट इज दी कॉमेंट्रीज या फिर डाइजेस्ट। अब देखिए अब जो थिंकर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, इन वेदों को, इन स्मृतियों को बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना शुरू कर दिया और बहुत डिटेल्ड इस पे कमेंट्री बनानी शुरू कर दी, ताकि आम आदमी जो है वो उनको समझ भी सके और हर पहलू को उसमें कवर किया गया। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मृति कमेंट्रीज हैं, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज हैं आज के समय पर, जिसपे आपका इंडियन लॉ बेस्ड है, आज का जो हमारा प्रेजेंट कानून है भारत के अंदर, वो दो कमेंट्रीज पर बेस्ड है। और इसीलिए ये दो कमेंट्रीज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली जो कमेंट्री है दैट इज योर मिताक्षरा। मिताक्षरा, अब देखिए मित अक्षर का मतलब क्या है? अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द, अ फ्यू वर्ड्स। सो मित अक्षर माने शब्द, मित माने कुछ शब्द। सो कुछ शब्द, मिताक्षरा का मतलब हो जाता है कुछ शब्द। मिताक्षरा जो लिखी गई है दैट वाज रिटन बाय विघ्नेश्वरा। अब ये विघ्नेश्वरा जी थे जिन्होंने मिताक्षरा कमेंट्री लिखी, लेकिन ये कमेंट्री थी, किसी चीज को डिटेल में लिखा था, लेकिन किसको लिखा था? सो इट वाज अ कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य स्मृति पर यह कमेंट्री थी, इसीलिए यज्ञवल्क्य स्मृति को मैंने बताया था दैट इज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्मृति। तो यज्ञवल्क्य स्मृति को सिंपल वर्ड्स में, डिटेल्ड वर्ड्स में लिखा हमारे विजनेश्वरा ने, और उसका नाम रखा मिताक्षरा, कुछ शब्द। अब ये जो मिताक्षरा है दैट इज अ कमेंट्री ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति बाय विजनेश्वरा, यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को कवर करती है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो चाहे मैरिज है, चाहे डाइवोर्स है, चाहे अडॉप्शन है, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी है, सबको ये कवर करती है हमारी मिताक्षरा। दैट इज अ कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति बाय विजनेश्वरा, एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू 90% ऑफ द इंडियंस। आज के समय भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक्सेप्ट बंगाल, केवल बंगाल रीजन को अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्ट द बंगाल रीजन को छोड़ करके पूरे भारत पे 90% भारत पे हमारी मिताक्षरा कानून ही लगता है, हमारा मिताक्षरा कानून ही लगता है, ठीक है। लेकिन देखिए समय के साथ क्या हुआ, हर लोकल जगह की अलग अलग प्रैक्टिसेस शुरू हो गई।
कुछ जगह पे कुछ शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको हरियाणा और पंजाब की एक प्रैक्टिस बताता हूँ। हरियाणा और पंजाब में क्या प्रैक्टिस है, अगर सपोज करो दो ब्रदर्स हैं, ही इज अ ब्रदर 1, ही इज अ ब्रदर 2, दो भाई हैं, ठीक है। अब पहले भाई की शादी हुई वाइफ से, पहले भाई की शादी हुई वाइफ से। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो पहला भाई है ये डेथ हो गई इसकी, ही एक्सपायर्ड, एंड जो भाभी जो थी ही बिकम्स विडो। ये जो भाभी है ये जो है विधवा हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर छोटा भाई कवारा है तो ये जो भाभी जी हैं इनको इनके साथ ही इसको बोलते हैं हरियाणा में पल्ला उड़ा देना। सो इट इज अ प्रोक्सी मैरिज, ठीक है। तो विधवा भाभी के साथ देवर की एक पल्ला उड़ा देते थे, शादी करा देते थे। तो दिस इज अ प्रैक्टिस इन हरियाणा एंड पंजाब रीजन, ये एक प्रैक्टिस है। अभी धीरे अलग अलग लोकल रीजन की अलग अलग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। इसीलिए जो मिताक्षरा स्कूल है आपका, दैट बिकम्स डिवाइडेड इनटू 4 सब स्कूल्स, that becomes divided into 4 सब स्कूल्स। तो 4 छोटे छोटे स्कूल्स में डिवाइड हो गया आपका मिताक्षरा कानून। द फर्स्ट इज योर बनारस स्कूल, बनारस यानी यूपी हरियाणा पंजाब वाला इलाका, बनारस स्कूल। द सेकेंड इज योर बॉम्बे स्कूल, बॉम्बे इसको हम महाराष्ट्र या फिर वेस्टर्न स्कूल भी बोलते हैं, महाराष्ट्र या फिर वेस्टर्न स्कूल भी बोलते हैं। थर्ड इज योर मद्रास द्रविड़ा या फिर सदर्न स्कूल, मद्रास द्रविड़ा या फिर सदर्न स्कूल। और जो चौथा स्कूल है आपका दैट इज मिथिला स्कूल, मध्य प्रदेश एंड मिथिला। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेकिन ये बंगाल में नहीं लगता है। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि ये बंगाल में नहीं लगता है, आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। मिताक्षरा स्कूल बंगाल में भी लगता है, पूरे भारत में लगता है, मिताक्षरा स्कूल पूरे भारत में लगता है। लेकिन एक दूसरी जो कमेंट्री है दैट इज नोन एज दया भागा, ठीक है। अब दया भागा जो है, भाग माने फ्रैक्शन और दया माने हेरिटेज और द प्रॉपर्टी, संपत्ति का हिस्सा। दया भाग माने हेरिटेज का फ्रैक्शन हम जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे 2/5वां हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा माने भाग। अब जो दया भाग है, जो दूसरी कमेंट्री है, दैट वाज रिटन बाय जिमूत वाहना। अब ये जो कमेंट्री है, दया भाग का जो कानून है, इट अप्लाइज ओनली इन बंगाल, लेकिन ये जीवन के सारे पहलू कवर नहीं करता है। इट इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट प्रॉपर्टी एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल इन बंगाल। तो अगर मैं आपको सिर्फ बंगाल की पूछूं, अगर आपके कोई पूछे कि भाई बंगाल में कौन सा एंशिएंट हिंदू लॉ अप्लाई होता है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तो दया भागा अप्लाई होता है, लेकिन ऑल अदर एस्पेक्ट्स के लिए, शादी, डाइवोर्स, फलाना, हर दूसरी चीज के लिए क्या लागू होता है, मिताक्षरा आपका लागू होता है, ठीक है। सो बंगाल में भी मिताक्षरा लागू होता है। कोई कहे कि बंगाल में लागू नहीं होता है मिताक्षरा, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, लागू होता है, लेकिन केवल अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं मतभेद है दया भाग और मिताक्षरा में, तो उस सिचुएशन में दया भाग प्रिवेल कर जाएगा और मिताक्षरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई मतभेद नहीं है या फिर दया भाग किसी एरिया को कवर ही नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में आपका मिताक्षरा ही लगेगा। So that is your commentaries. अब यहाँ पर एक हल्का सा डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, भैया मिताक्षरा में और दया भागा में डिफरेंस क्या है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई है, दया भागा सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, तो जो डिफरेंस है वो भी केवल प्रॉपर्टी का ही है। और वो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आपका मिताक्षरा कानून है वो आपका
जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हर जो भी परिवार का सदस्य पैदा होता है बाय बर्थ उसका राइट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोपार्सनर। ठीक है। सो मिताक्षरा कानून के अंदर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी और कोपार्सनर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन दया भागा के अंदर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दया भागा कहता है कि ऑल प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी इंसान की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, कोई जॉइंट सामूहिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है परिवार की। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा स्कूल्स ऑफ लॉ। सो ये आपका था थर्ड सोर्स ऑफ लॉ। अभी तक हमने तीन एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ लिए हैं, श्रुति, स्मृति और डाइजेस्ट या फिर कमेंट्रीज। जो चौथा है आपका the fourth ancient source of Hindu law is your customs and usages. Customs and usages जो हमारी प्रथाएं चलती आ रही हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं। ठीक है। देखो, कस्टम और यूसेजेस इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको हम जब एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदू मैरिज एक्ट। तो कल से हम हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट कर देंगे। वहां पर जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे या सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे या कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम्स और यूसेजेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको वो अलग अलग एक्ट में एक्सेप्शंस के तौर पर मिलेंगे। एक्सेप्शंस के तौर पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस के तौर पर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती, एक्सेप्ट कस्टम। अगर कस्टम अलाउ करते हैं तो हो सकती है। ठीक है। तो कस्टम्स को इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि कस्टम्स जो है आपको अलग अलग जगह पर एक्सेप्शंस के तौर पर देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस के तौर पर देखने को मिलेंगे। कस्टम्स यानी प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, लेकिन कस्टम शब्द कहना आसान है और कोर्ट में साबित करना मुश्किल है। आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि ये आपकी प्रथाएं हैं, आपके रीति रिवाज हैं? कैसे साबित करेंगे? तो उसके लिए आपको कस्टम्स के कुछ एसेंशियल्स नोट डाउन करने पड़ेंगे कि किसी भी एक कस्टम में कौन कौन सी चीजें होनी ही चाहिए। किसी भी कस्टम में कौन कौन सी चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो वो एक एंशिएंट कस्टम होना चाहिए, मतलब एंटीक्विटी, इसको बोलते हैं एंटीक्विटी, यानी कि बहुत पुरानी चलती आ रही रीति रिवाज है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी ने या फिर आपके दादाजी ने शुरू कर दिया एक नया ही रिवाज, उसको हम कस्टम नहीं मानेंगे। वो पुराने समय से चलती आ रही प्रथा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी सर्टेन और इनवेरिएबल। ऐसा नहीं है कि केवल दो लोग तो कोई और प्रथा फॉलो कर रहे हैं, बाकी के दो लोग कोई और प्रथा कर रहे हैं, बाकी के दो लोग कोई और प्रथा कर रहे हैं। ठीक है। सो एक लोकल एरिया के अंदर सबकी एग्जैक्ट सेम या फिर सर्टेन कस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड मैंडेटरी प्रैक्टिस, ओब्लिगेटरी प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले एक कस्टम रीति रिवाज फॉलो होता था, फिर बीच में उसको फॉलो करना छोड़ दिया और अब आप उसको दोबारा से फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा कस्टम नहीं चलेगा। कस्टम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लगातार प्रैक्टिस में है, लगातार उसको फॉलो किया जाता आ रहा है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा इज नॉट रीजनेबल। तो आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे को तो सती बनना है और मुझे तो सती प्रथा को फॉलो करना है। इट इज नॉट रीजनेबल। एक तो ये रीजनेबल नहीं है, दूसरा ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? देखो, पब्लिक पॉलिसी में आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी कानून के विरुद्ध नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या उसकी एक्सेप्शंस में कस्टम्स हैं या नहीं है। अगर उसकी एक्सेप्शन में कस्टम है तो हम कस्टम की मानेंगे, लेकिन अगर उसकी कोई एक्सेप्शन ही नहीं है तो फिर वो कानून है।
तो जो भी हमारा कानून है उसकी एक्सेप्शन में आप कस्टम्स को नहीं लेकर के आएंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई मैं एक से ज्यादा शादियां क्यों नहीं कर सकता, राजा दशरथ की तो 3 वाइफ थी, राजा दशरथ की तो 3 वाइफ थी, तो मैं भी एक से ज्यादा शादी करूंगा। श्री कृष्ण की तो हजारों वाइफ थी, मैं भी एक से ज्यादा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो कस्टम है वो कानून के विरुद्ध नहीं हो सकते, कानून के विरुद्ध नहीं हो सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज कि आप कस्टम को कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे, तो यू हैव टू ब्रिंग क्लियर प्रूफ ऑफ यूसेज। आपको उस कस्टम को, उस रीति रिवाज को पालन करने का क्लियर और स्पष्ट प्रूफ कोर्ट में लाना पड़ेगा। आपको कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि यह जो रीति रिवाज है, ये जो प्रथा है, यह फॉलो होती है और क्लियरली इसको सब फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दैट्स योर एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ये आपके 4 एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ बन जाते हैं: श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर कमेंट्रीज। कमेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिताक्षरा और दयाभागा जो स्कूल हैं वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अब एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या हो गई है? गड़बड़ ये हो गई है कि अब आ गए हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जिसके अंदर प्रीवी काउंसिल की जजमेंट्स भी हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स भी हमारे लिए रेलेवेंट है, और स्टैट्यूट्स या फिर लेजिस्लेशंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। क्यों एरिया है? क्योंकि देखो 1955 में और 1956 में B.R. अंबेडकर जी ने हिंदू लॉ के लगभग सभी एस्पेक्ट्स पे कानून बना दिया। तो अब मिताक्षरा को रेफर करने की जरूरत नहीं है, दयाभागा को रेफर करने की जरूरत नहीं है। केवल एक एरिया प्रॉपर्टी जो है उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वहां पे हम मिताक्षरा को रेफर करेंगे, अदरवाइज हमारे को रेफर करने की अब जरूरत नहीं है। क्यों रेफर करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो अडॉप्शन हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो सक्सेशन हो, हर पहलू पर हमने B.R. अंबेडकर जी ने 1955 में हिंदू कोड बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया, हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, और उसके तहत ए सीरीज ऑफ एक्ट्स वर एनेक्टेड, बहुत कानून बना दिए गए। तो जो ये मिताक्षरा और ये जितने भी एंशियंट टेक्स्ट थे उनसे सबसे अच्छी अच्छी चीजें उठा करके हमने कानून बना दिया, और आज के टाइम पर यही सारे कानून जो है वो प्रिवेल करते हैं। ऑल दीज लॉज प्रिवेल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या हो गया है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हो गया है आज के हमारे मॉडर्न स्टैट्यूट्स। इसीलिए हम सबसे पहले कल स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट। सो कल से हम जो है मैरिज एंड डाइवोर्स ये कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज कंटेन्ड इनटू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, अब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था, वो जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एमर्जिंग एरिया बताना चाहता हूं जीके का। ये जो हमने पढ़ा कि भैया वेदास जो हैं उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, तो उनको सिंप्लीफाई करके और जो भी याद रखा गया उसको हमने स्मृति में लिख दिया। ठीक है, वेदास आर श्रुति एंड श्रुति से हमने स्मृति में लिख दिया। फिर हमने स्मृति को सिंप्लीफाई करके हमने कमेंट्रीज में लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब सर्टेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैव बीन फॉलोड। आप वेदास को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आप स्मृतिज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखो, हम जैसे आज हमने कानून बना दिया, हम उनको इंटरप्रेट करते हैं ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका एक सब्जेक्ट भी है। तो हर चीज का मतलब पता लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो मतलब आप उसका कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन उस समय पर भी फॉलो किए जाते थे। एंड दिस इज नॉट पर से आपका हिंदू लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है ये, लेकिन आजकल जीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको जो है रैंडम ऐसे लीगल नॉलेज के लिए या फिर जीके की नॉलेज के लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि हिंदू लॉ के जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मीमांसा। उनको हम क्या बोलते हैं? मीमांसा।
सो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन द एंशियंट हिंदू लॉ आर नोन एज मीमांसा, ठीक है। अब ये मीमांसा अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी थी। जो सबसे ज्यादा फेमस मीमांसा थी दैट वाज रिटन बाय जेमिनी। सो जेमिनी की जो मीमांसा है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो जेमिनी ने बेसिकली रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बताए थे कि किसी भी वेदा, किसी भी स्मृति का मतलब या अर्थ पता लगाने के लिए आप किन रूल्स का फॉलो करोगे। और इसमें से मैं आपको एक रूल भी बता देता हूं। वन रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेमिनी ने जो मीमांसा में अलग अलग रूल्स दिए हैं, वैसे इसका सबसे ज्यादा फोकस जो था वो लिटरल रूल पे था कि जो लिखा गया उसका वही मतलब है, राइट। बट उसके अलावा भी बहुत ज्यादा रूल्स थे। और कौन सा एक रूल है, एक रूल मैं आपको बता देता हूं, दैट इज नोन एज मॉडर्न डे रूल ऑफ फैक्टम वैले। फैक्टम वैले। अब ये फैक्टम वैले क्या होता है? फैक्टम वैले को लेटिन में हम पूरा लिखते हैं QUOD, क्वाड फिएरी नॉन डेबिट फैक्टम वैले। क्वाड फेरी नॉन डेबिट फैक्टम वैले। इसका अंग्रेजी में अगर मैं अर्थ बताऊं तो इसका अंग्रेजी में अर्थ है दैट अ फैक्ट कैन नॉट, सॉरी ये तो जिमूत वान ने कहा था। इसका अंग्रेजी में अर्थ है व्हाट ought नॉट टू बी डन। जो चीज नहीं की जानी चाहिए थी, जो चीज नहीं की जानी चाहिए थी, इट बिकम्स वैलिड इफ इट इज डन। इट बिकम्स वैलिड इफ इट इज डन। यानी कि एक चीज है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने वो कर दी है तो वो वैलिड हो जाती है, तो वो वैलिड हो जाती है। सो दिस इज नॉन एज फैक्टम वैले। फैक्टम वैले, इसको देखो मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस में बताता हूं। मैं दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि जिस प्रकार से जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उसकी दो यूटीज बना दी गई, एक जम्मू यूनियन टेरिटरी बना दी गई और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई, वो नहीं बनानी चाहिए थी। जिस प्रकार से वो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई उस प्रकार से वो नहीं बनानी दी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो बना दी गई हैं तो वो वैलिड है। लेकिन चूंकि वो अब बना दी गई हैं तो इट कैन नॉट बी रिवर्स नाउ। अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, इट इज वैलिड। तो दिस इज ऑल्सो योर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब जेमिनी ने, अब ये तो हो गया मॉडर्न रूल, इसको मॉडर्न शब्दों में इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन जेमिनी ने अपनी मीमांसा में इसी रूल को किन शब्दों में कहा था? जेमिनी ने कहा था कि अ फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 1,000 टेक्स्ट्स। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको 1000 टेक्स्ट भी लिखी गई बातें, 1000 बार लिखी गई बातें भी उसको बदल नहीं सकती। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसको आप 1000 टेक्स्ट से भी नहीं बदल सकते। दिस वॉज द रूल ऑफ जेमिनी। तो आपके प्रीलिम्स में यू कैन एक्सपेक्ट दिस रूल ऑल्सो। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो रूल है दैट अ फैक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 1,000 टेक्स्ट, ये किसने लिखा था, कहां पर लिखा था? सो इट वॉज रिटन बाय जेमिनी इन हिज मीमांसा। तो जेमिनी की मीमांसा में यह लिखा गया था, जिसका मॉडर्न डे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है फैक्टम वैले, कि जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो भी वैलिड हो जाती है अगर कर दी जाए, राइट। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। आज हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ लिए हैं एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मॉडर्न डे लेजिस्लेशन। हम पहले हमारे कानून से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर हिंदू मैरिज एक्ट। इसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट करना है तो यू कैन सर्च द प्रवीण कुमार ऑन टेलीग्राम पर मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहता हूं इन सेशन से रिलेटेड। तो आप द प्रवीण कुमार सर्च करके मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको एक चैनल भी मिलेगा, एक ग्रुप भी मिलेगा। यू कैन ज्वाइन बोथ ऑफ देम, आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ वेरी नाइस डे एंड सी यू टुमारो। There are no doubts in the sir, how important is uncodified personal law for mains exam? देखो, uncodified personal law अमन मैंने आपको बता दिया है, केवल एक पहलू जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पार्टीशन करता, ये जो पहलू है केवल उसके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
टेक केयर एंड सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच.